दोस्तों, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इस बार जो जियो साइंटिस्ट का पेपर हुआ है, जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, उसके पेपर को हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे यूपीएससी का माइंडसेट, किस तरीके से वो आगामी प्रीलिम्स 2026 के लिए क्वेश्चन पूछ सकती है। तो आज हम पॉलिटी के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पॉलिटी में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे पहले क्वेश्चन की, ठीक है, एक मिनट, अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। द वोटिंग एज ऑफ इंडिया वॉज चेंज फ्रॉम 21 to 18 ईयर अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, 18 साल थी पहले, 21 साल में बदली गई। जो हमारी वोट देने की उम्र है वो किस अमेंडमेंट के तहत बदली गई? वो बदली गई 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989 के द्वारा। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर पीसेस वगैरह में आता है, लेकिन यहाँ भी पूछा जा सकता है। तो अब हमें केवल आंसर ही को नहीं पढ़ना है, हमें उसके और जो ऑप्शन दे रखे हैं उन्हें भी पढ़ना है, उनके बारे में क्या कहा गया है। तो इसमें जो 43 अमेंडमेंट एक्ट है 1977 वो संबंधित है तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट की जजों को पावर वापस देने से, क्योंकि 42 अमेंडमेंट एक्ट में ना देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। तो सबके जो पावर थी, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के जज हों, सबकी पावर वापस ले रखी थी, तो उनको उनकी पावर वापस दिलाई गई। उसके बाद है तुम्हारा 48 अमेंडमेंट एक्ट 1984 कहता है, 48 अमेंडमेंट एक्ट 94 किसके बारे में? ये था पंजाब राज्य में जब 83 में दंगे हुए थे, तो वहाँ पर क्या अनरेस्ट की स्थिति पैदा हो गई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ था, राष्ट्रपति शासन को 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था, पहली बार हुआ था ऐसा। ठीक है, वैसे राष्ट्रपति शासन को 6-6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, 6-6 मंथ के लिए बढ़ाया जा सकता है, और मैक्सिमम 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट थे। फिर ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एक और है इसके ऑप्शन में, वो है तुम्हारा 69 अमेंडमेंट एक्ट। इससे हमारा दिल्ली एनसीआर बना था। जो दिल्ली एनसीआर है ना हमारा, वो इसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको पावर मिली हुई है। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगर हम इसमें दूसरा क्वेश्चन देखें तो ये है दूसरा क्वेश्चन आपका, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। जो प्रियम्बल है ना हमारी प्रस्तावना, वो इनमें से किन किन पर्पज को फॉलो करती है, किन किन उद्देश्यों की पूर्ति करती है। सबसे पहला है सोर्स ऑफ पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, जो हमारी कार्यपालिका है, क्या उसका सोर्स है ये, मतलब वो उसी के तहत कार्य करती है। स्टेट द ऑब्जेक्टिव विच द कॉन्स्टिट्यूशन सिक्स टू एस्टेब्लिश एंड प्रमोट। क्या कह रहा है? स्टेट द ऑब्जेक्टिव विच इस्टेब्लिश एंड प्रमोट। ठीक है, ले आउट प्रोविजन ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में बताया गया है क्या उसमें नहीं, उसमें आर्थिक आज़ादी, मतलब बेसिक बात तो है, लेकिन डायरेक्टली कहीं नहीं कहा गया है। तो पहला और तीसरा डायरेक्टली कहीं नहीं कहे गए, न उसमें कार्यकारिणी के नियम बताए गए हैं, न उसमें आर्थिक आज़ादी की बात कही गई है। तो आंसर है हमारा सेकंड और फोर्थ, क्योंकि यही दोनों बच रहे हैं। ठीक है, तो आपके माइंड सेट को जानने के लिए वो इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। पहला है नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज बाई एन ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन अनलेस सो ऑथोराइज। ठीक है, सेकंड है ऑल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन अमेंडमेंट इंक्लूडिंग द बेसिक फीचर। द फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, तो तीसरे में क्या बोल रहा है, पहला वाला सही है कि नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन अनलेस सो ऑथोराइज। ठीक है, संविधान का कोई भी भाग बिना किसी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के चेंज नहीं हो सकता है। दूसरा है तुम्हारा ऑल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इंक्लूडिंग द बेसिक फीचर। ऑल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, संविधान के सारे भाग संशोधित हो सकते हैं, संविधान के सारे भाग संशोधित हो सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग द बेसिक फीचर, बेसिक मूल ढांचे के साथ भी। मूल ढांचा जबकि होता ही नहीं है, मूल ढांचे में तुम परिवर्तन कर ही नहीं सकते, तो दूसरा बिल्कुल गलत है। तो आंसर इज 1 और थर्ड क्या कह रहा था, फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड, कैन हो सकता है आर्टिकल 368 के तहत। आर्टिकल 368 बोलता ही संविधान संशोधन के बारे में। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। इसका आंसर है सेकंड और थर्ड। फिर हम बढ़ते हैं आगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन जो है वो बोथ रूरल और अर्बन एरिया दोनों में फॉल करता है, तो वो किस लिस्ट में आएगा? रूरल एरिया में आपको पता है ग्रामीण पंचायतें होती हैं,
ग्राम प्रधान वगैरह होते हैं। अर्बन में हमें पता है नगर पालिकाएँ होती है। दोनों 73 और 74 अमेंडमेंट एक्ट के तहत बने हैं, लेकिन दोनों ही स्टेट लिस्ट का हिस्सा हैं। ठीक है, ना वो यूनियन का हिस्सा है ना कॉन्करेंट का हिस्सा है, वो है स्टेट लिस्ट का हिस्सा। तो ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इंक्रीज। जो सुप्रीम कोर्ट के जजों हैं उनकी संख्या किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्ट्स के विद अदर जज के साथ। बिल्कुल नहीं, ये वाला बिल्कुल नहीं है। प्रेसिडेंट भी नहीं बदल सकता, उसमें इतनी पावर है ही नहीं। अब इनमें दो बंदे में फंस सकता है आदमी, ए और सी में। तो इसमें आंसर है एक्ट के द्वारा। अभी तक 1956 के सुप्रीम कोर्ट एक्ट के तहत बढ़ाई गई है जजों की संख्या। संसद की पावर है लेकिन एक्ट बनाएगी तभी बदल सकती है। और दूसरी बात है, जजों की संख्या ना हमेशा इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज नहीं हो सकती कभी। ठीक है, अभी 33 चल रही है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी 33 है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर है एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, इसके बाद बात करें हम चौथे की, चौथा ही है इसका। तो छठवां नंबर का क्वेश्चन है ये। छठवें क्वेश्चन की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू यूनिवर्सलाइज द प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर्मली। मतलब जो प्री प्राइमरी शिक्षा है, बेसिक शिक्षा है, उसको पहले किसने एजुकेशन के रूप में शामिल किया था, पहला स्टेट केरला। आपको ध्यान रखना है, जब भी शिक्षा जगत की बात आए, शिक्षा से रिलेटेड कोई भी बात आए या देश में कोई भी इनिशिएटिव अगर पहला होता है तो मोस्टली उसका आंसर केरल ही होता है, क्योंकि उसमें मोस्टली ज़्यादातर आंसर केरल ही रहते हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव स्टेट है, पहला स्टेट है जहाँ की लिटरेसी फुल बाई फुल है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर है केरल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग होल्ड हीज एंड हर ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के विवेकाधीन कह सकते हैं, उसी के तत्वाधान में, या हम कहते हैं हिंदी में कि उसी के प्रसाद पर्यंत। यानी कि जब तक प्रधान राष्ट्रपति रहेगा तब तक कौन रहेगा इनमें से बना हुआ, चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, ये कभी भी हट सकता है, कभी भी बन सकता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये तो सारा गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, जो उस समय की गवर्नमेंट होती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये भी गवर्नमेंट नियुक्त करती है। लेकिन अटॉर्नी जनरल जो होता है वो राष्ट्रपति के हिसाब से होता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर रहता है, जब तक राष्ट्रपति रहेगा तब तक ही रहेगा। और अटॉर्नी जनरल क्या होता है, भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें हम। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, हाउ मैनी अबव द स्टेट हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर। यानी कि हर राज्य में विधानसभा और विधान परिषद नहीं होती है, केवल कुछ ही ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद भी होती है, जिसको उच्च सदन कहते हैं। जैसे राज्यसभा है ना, लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे हर जगह लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद नहीं होती है, केवल 6 में है। उनमें से ये चारों स्टेट हैं, साथ में 2 और हैं, यूपी और बिहार, दोनों जगह क्या है, विधान परिषद भी है। तो इसका आंसर है ऑल 4। ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द रिगार्ड टू प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी। इमरजेंसी को लगाने के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इट कैन नॉट बी एन ऑपरेशन अनलेस अप्रूव्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदिन 1 मंथ। विदिन 1 मंथ कह रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। प्रोक्लेमेशन इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल गलत है, ये तानाशाही वाली स्थिति हो जाएगी। अगर इमरजेंसी को राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मतलब प्रधानमंत्री के कहने पर लगाया जाएगा, स्वीकृति राष्ट्रपति की मिलेगी, लेकिन वो जुडिशियल रिव्यू यानी कि उस पर न्यायिक सक्रियता है या फिर कह सकते हैं न्यायिक प्रक्रिया है, वो फिर से उसका रिव्यू कर सकेगी, बिल्कुल कर सकती है। यहाँ पे कह रहा है इम्यून है, नहीं कर सकती है, यानी कि अपनी मर्जी से लगाओ, कारण कोई नहीं पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई हक नहीं है, बिल्कुल गलत है। जहाँ जहाँ सेकंड है वहाँ काट दो, सेकंड एक ही जगह कट रहा है, अभी एक ही एलिमिनेट हुआ है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी मे बी मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम इन द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटेंड, बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 352 में साफ साफ लिखा हुआ है, युद्ध, बाह्य आपात, सशस्त्र विद्रोह, इस स्थिति में ही लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति की अपनी मर्जी है वो कभी भी लगा दे रहा है। थर्ड वाला भी गलत है, तो जहाँ जहाँ थर्ड है उन्हें हटा दो, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। द आंसर इज़ 1 और 4। ठीक है, 1 और 4 है, चौथे को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, और उसमें जो बात कही गई है बिल्कुल सही है। ठीक है,
उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा बिहार जब चुनाव हो रहा था तो उसमें मतदाता सूची को सही करने की बात कही गई थी, तो उसमें एक शब्द बार बार यूज आ रहा था, SIR। तो SIR की जो फुल फॉर्म है वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि मतदाता सूची को फिर से क्या करना, अपडेट करना, जिसमें क्या दर्शाया जाएगा, कितने लोग जीवित हैं, कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग पलायन हो गए हैं, उन सबको, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी के नाम पे वोट दे रहा है, मतलब काफ़ी अनियमितताएं हैं, उन अनियमितताओं को हटाने के लिए इस तरीके का निर्णय लिया गया। तो इसका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आगे बढ़े, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द advisory jurisdiction of the Supreme Court of India? Article 143 of the Constitution of India lay down the Supreme Court may be required to express its opinion। बिल्कुल ठीक है, अपने ओपिनियन सुई मोटो कह सकते हैं, जिसको डायरेक्ट ओपिनियन दे सकती है अपना। द सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ओपिनियन इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सलाह नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रेसिडेंट पर सलाह बाध्यकारी नहीं है, बिल्कुल गलत है। जहाँ जहाँ बाध्यकारी आएगा वहाँ बिल्कुल गलत है, पहला आंसर सही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन था ये वाला आपका, द एंटी अरैक मूवमेंट इज इनिशिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? आंध्र प्रदेश। ये डायरेक्ट फैक्चुअल है, इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, ना ही कोई इंपॉर्टेंट कोई कॉन्टेस्ट चल रहा होगा इसीलिए पूछा गया है ये। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे मूल अधिकार है ना, वो हमारे हर देश से लिए गए हैं, बोरो किए गए हैं, तो बताना है कौन से देश से। जो सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म है ना, हमारी जो हमारी संसदीय प्रणाली है लेकिन केंद्रीकरण वाली है वो थोड़ा सा, यानी कि केंद्र को थोड़ा ज़्यादा पावर है, तो किससे ली गई है? कनाडा से, बिल्कुल सही है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि महाभियोग, यूएसए से लिया गया, बिल्कुल ठीक है। कंसेंट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, जो हमारे यहाँ कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची, वो किससे ली गई है? वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, बिल्कुल यहाँ पे मिसमैच कर दिया गया है। द फंडामेंटल ड्यूटी, हमारे मूल कर्तव्य है, वो हमारे USSR से लिए गए हैं, यानी कि उस समय के सोवियत संघ से आज का रसिया। तो दो गलत हो गए इसमें, ओनली 2 आंसर सही है। ठीक है, ओनली 2 सही है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। अगला बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द राइट टू प्रॉपर्टी? राइट टू प्रॉपर्टी वाज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी वाज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, बिल्कुल था उस समय। राइट टू प्रॉपर्टी इज मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A, बिल्कुल ठीक है, दोनों सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी? चाहे नेशनल इमरजेंसी लगी हुई होगी लेकिन ये दोनों आर्टिकल नहीं हट सकते हैं, वो हैं आर्टिकल 20 और 21। ठीक है, इसमें लिबर्टी की बात कही गई है, 20 में क्या कहा गया है? जेल जाने से कोई किसी को वो नहीं कर सकता है, क्या अपने खिलाफ गवाही देने से वो बाध्य नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 20-21 नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल आप देख लेना। अगले उसमें है तुम्हारा, बिल्कुल ये यहाँ पे हमारा सी सेट नहीं, पॉलिटी का जो सेशन था हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। पॉलिटी के कुछ इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कंप्लीट होते हैं और ये हमारे आगामी प्रीलिम्स के लिए यूजफुल हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने जाना कि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आए थे, कुछ थोड़ा घुमाने वाले क्वेश्चन आए थे, हो सकता है हमारे आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। इस तरीके की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।